सर हाँ हेलो हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है, हम हाँ, लोग अपना अपना माइक म्यूट करेंगे बिकॉज सर आप म्यूट कर देते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में तो वो चला ही जाता है, चलो क्योंकि हम बोल नहीं पाते उस टाइम। चलो चलो, ठीक है, आप लोग म्यूट कर लो। ठीक है, ठीक तो है हम सर। हमने अभी आपको दिखाया, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि सारे सारे धातुओं का स्ट्रक्चर था, सारे धातुओं का। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा का एक मैंने डायग्रामेटिक बनाया था, दिखा नहीं दिखा आपको? हेलो, दिखा था सर। दिखा दिखा ना? एंड हाँ सर दिखा था। एंड देन उसके बाद में मैंने बताया कि जब भी कोई धातु आप स्टार्ट करें, उस धातु के स्टार्ट के पहले आप पूरा प्रक्रिया, जो मैकेनिज्म ऑफ धातु निर्माण का, हमारा धातु निर्माण के पहले की प्रक्रियाएं सारे धातुओं में कॉमन है। उन धातुओं का हम कॉमन स्ट्रक्चर सबको दिखा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर के द्वारा ये धातु का निर्माण। हमारे छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैं भी छात्र जीवन में रहा हूं कि स्पष्ट इसका हमारा कंसेप्ट नहीं होता था कि हमारा कंसेप्ट है क्या इसमें, अगली का धातु बनती है, धातु क्या है, दोष क्या है, मल क्या है, दूसरे क्या है, फिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से हो रहा है, वो एकदम कंफ्यूजन सा बना होता था पूरा पूरा। इसलिए हमने देखा कि हर धातु के पहले आप वो स्ट्रक्चर, वो जो डायग्राम बना करके मैंने दिया है, जरूर याद रखें कि हमारा बन धातु किस तरह से बन रहा है। तो हमारी आज की धातु रही, हमारा मज्जा धातु है। मज्जा धातु की निरुक्ति जो होती है कि मज्जति अस्थिसु इति मज्जा, अर्थात जो अस्थियों के अंदर में विद्यमान रहे, जो अस्थियों के बोन्स के अंदर में जो उपस्थिति रहे, उसे हम मज्जा कहते हैं। बोन के अंदर में आप देखिए कि बोन मैरो ही होता है, अक्सर लोग उसको बोन मैरो की तरह मानते हैं कि बोन मैरो हमारा मज्जा धातु ही है। अगर इसका स्वरूप देखा जाए तो स्वरूप में बात के सहयोग से अस्थियों में जितना सुस्थिरता, जितना उसमें पोरस फॉर्म बनता है, ठीक है, उस पोरस फॉर्म में मेद धातु का स्नेह, मेद मीन्स आपका फैटी, जितने भी फैटी मटेरियल्स हैं, वो फैटी मटेरियल जो भर जाते हैं, वही मज्जा नाम से जाना जाता है। जिसे कहा गया कि भाई स्वरूप क्या है आपका, स्ट्रक्चर क्या है। निरुक्ति आपने देखा कि जो अस्थियों के अंदर रहे वो मज्जा है। स्वरूप में हुआ कि जो बोन के अंदर में फैटी मटेरियल्स है, हेलो, फैटी मटेरियल्स है, वो फैटी मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं कि मज्जा नाम से जाना जाता है। अब इस मज्जा को अगर आप देखें तो अस्थनः शुद्ध स्नेह भागे, अस्थनः शुद्ध स्नेह भागे, अर्थात जो अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग है उसे मज्जा कहते हैं। शुद्ध स्नेह भाग, हम जो भी स्नेह भाग हम लेते हैं पूरे अपने मेटेरियल का, और जो बेस्ट मटेरियल होता है उसे हम मज्जा धातु से जानते हैं। अगर इस मज्जा को देखा जाए तो दो तरह की मज्जा हमारी होती है, एक पीत मज्जा और दूसरा रक्त मज्जा। अब पीत मज्जा आप देखे होंगे कि अगर बोन मैरो को दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं कि एक येलो बोन मैरो और दूसरा रेड बोन मैरो। दोनों का मैकेनिज्म एकदम सिमिलर, वही हमारी तरह ही है, जिस तरह से आपके मॉडर्न साइंस में कहा गया वही यहाँ पे भी कहा गया। ये हमारा जो अस्थि का स्नेह बण है वो देखने की दृष्टि से, रंग के कलर भेद से हम देखा जाए तो दो तरह से होती है। पीत मज्जा धातु जो बड़ी अस्थियों के पोरस फॉर्म, विवरों में जो गैस होते हैं भरा होता है, उसको हम पीत मज्जा कहते हैं। और पीत मज्जा में आरबीसी या रक्त धातु का, आरबीसी का निर्माण नहीं होता। हमारे आचार्यों ने जो देखा था उसमें स्ट्रक्चर मज्जा धातु का, उन्होंने पीत मज्जा का ही शायद देखा। दूसरा रक्त मज्जा में ही आपका रेड बोन मैरो जो कहते हैं, इसी को सुश्रुत ने सरक्त मेद कहा, मतलब मेद के साथ रक्त मिला हुआ हो। लेकिन यही यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू होती है हमारी कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो आरबीसी का फॉर्मेशन मॉडर्न साइंस कहती है कि बोन मैरो बनाती है, रेड बोन मैरो, बट आयुर्वेद साइंस कहती है कि हमारी यकृत प्लीहा में बनती है, जिसके बारे में पूर्व लेक्चर में मैंने अच्छी तरह से इसका साइंटिफिक वैल्यू हमने बताया था पूरा कि साइंटिफिकली हम किस तरह से करेक्ट हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आरबीसी कहां पे किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब अगर इसकी उत्पत्ति देखें, मतलब तीन पार्ट हुआ आपका, पहला निरुक्ति हुआ, दूसरा आपका स्वरूप हुआ इसका, तीसरा आपका उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखेंगे आप कि अस्थनो मज्जा एंड मेदसो अस्थिततो मज्जा प्रजायते, अर्थात प्रत्येक धातुओं की उत्पत्ति, मज्जा धातु की उत्पत्ति अस्थि से सारे आचार्यों ने माना। अक्सर आचार्यों में मतभेद रहता था कि ये आचार्य ये कह रहे हैं,
तो वो कुछ दूसरे डिफरेंट आचार्य का, लेकिन धातुओं के निर्माण और दोष आदि के मलों के बारे में सारे आचार्यों के कंसेप्ट लगभग एक ही थे। उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि अस्थि धातु से ही मज्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और हेलो हेलो हाँ Yes, सर, sir. आ रही है आवाज। आ रहे। अस्थि धातु से मज्जा धातु का बनने का प्रत्येक आचार्यों ने बताया। सभी आचार्यों ने कहा कि अस्थि से मज्जा निर्माण की बात को सभी ने स्वीकार किया। अब इसका जो बनने का स्ट्रक्चर, अगर हम बनने का स्ट्रक्चर देखें, बनने का मैकेनिज्म, हाउ द मज्जा धातु फॉर्म, तो उसका दो तरह से हमें देखने का स्ट्रक्चर मिला। पहला, मेद धातु। आप जानते हैं कि मेद धातु हमारा, जस्ट इसके पहले की मेद धातु जो पढ़े थे, अस्थि के पहले मेद धातु, तो मेद धातु पे अस्थाग्नि की क्रिया वायु की उपस्थिति में, जैसे आप कैटलिस्ट पढ़े होंगे केमिस्ट्री का, अक्सर की कैटलिस्ट का काम करता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, उसी तरह से आप देखिए कि हर में अस्थाग्नि, मतलब जो धातु बनती है उसकी अग्नि काम करती है। परंतु कैटलिस्ट के रूप में दो स्थानों पे देखने को मिला। एक तो मिला जो रक्त धातु का निर्माण हुआ, वहां रंजक पित्त की कैटलिस्ट की उपस्थिति थी, और दूसरा आप देख रहे हैं कि मेद धातु में अस्थाग्नि की क्रिया जब हो रही है तो वायु की उपस्थिति हो रही है। वायु की उपस्थिति का कारण है कि उसको, उस बोम को पोरस फॉर्म में बनाना। जब पोरस फॉर्म बनेगा तभी उसमें हमारा मेद, फैटी एडिपोज टिश्यूज, या जो मेद की जो स्नेह पार्ट है, वो स्नेह पार्ट उस बोन के पोरस फॉर्म में जाकर के इकट्ठा होते हैं। तो अर्थात मज्जा धातु का निर्माण का प्रारंभिक प्रक्रिया हमारी जब अस्थि बन रही थी उसी समय हो गई। मेद धातु पे अस्थाग्नि की क्रिया वायु की उपस्थिति में, तो वायु ने ही पोरस फॉर्म बनाया। इसीलिए वायु की उपस्थिति देखा जाए तो जो अस्थि महाभूत की, आपका पहले मैंने लेक्चर लिया था कि अस्थि महाभूत में वायु की प्रधानता होती है, पृथ्वी और वायु का, क्योंकि हार्ड सबसे हार्ड मटेरियल है जिसमें हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो पृथ्वी के कारण और वायु महाभूत की प्रधानता से ये पूरा हमारा बोनी स्ट्रक्चर बनता है। तो आप देखें कि अगर अस्थि में वायु का स्थान है तो स्वाभाविक है कि वायु पोरस फॉर्म बनाया और वायु मूल स्थान बैठा हुआ है वहां पे। तो पोरस फॉर्म बनाने के बाद में, इसीलिए वृद्धावस्था में जब वायु की, वात की हमारी अधिकता होती है, तो उस वात की अधिकता के कारण हमारा वात के रोग, ज्वाइंट आदि के रोग होते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा पोरस फॉर्म बना और फैटी जो हमारा स्नेह पार्ट उस पोरस फॉर्म में बने हुए थे लेकिन पके नहीं हुए थे, अपने मूल मैच्योर फॉर्म में नहीं आए थे, तब हमारा अगला जो प्रक्रिया होगी नेक्स्ट, हमारा जो कैटालिटिक एक्टिविटी और केमिकल चेंजिंग इन बोन मैरो, तो वहां पे क्या काम करते हैं कि अस्थि धातु पे मज्जाग्नि की क्रिया होती है। अब यहाँ पे मज्जाग्नि की क्रिया हुआ वायु की उपस्थिति में, क्योंकि वायु की उपस्थिति वहां पे भी अनिवार्य है, क्योंकि वायु पोरस फॉर्म बना करके वहां पे स्ट्रक्चर भरने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर मज्जा धातु की उपस्थिति में मज्जा धातु का निर्माण हुआ। जब मज्जा धातु का निर्माण हुआ, आप देख रहे हैं कि उसमें, मतलब वहां अधपका हमारा पूरा मैच्योर फॉर्म में मेद तो भरा हुआ था जो अस्थि निर्माण के समय ही, लेकिन उसका मैच्योरिटी हुआ हमारा वो आकर के मज्जा धातु के बनने में। मज्जा धातु के बनने के बाद में हमारा जो उसका मज्जाग्नि का, अगर आप देखें कि अकल का मज्जाग्नि या जो अग्नियां हमारी हैं धातु की, वो करती क्या है, तो मज्जागत जो पित्तोष्मा होगा, मज्जागत जो पित्त के द्वारा हीट या अग्नि उत्पन्न होती है, उसे ही मज्जा, प्रत्येक धातु में हमारी अग्नि होगी। तो उन प्रत्येक धातुओं की जो अग्नि है उसका डेफिनेशन आप इसी तरह से कह सकते हैं कि मज्जागत पित्तोष्मा या अग्नि को हम मज्जाग्नि कहते हैं। उसी तरह से जो अस्थिगत पित्तोष्मा हो या अग्नि हो उसको हम अस्थाग्नि कहेंगे। उसके पहले मेदगत जो पित्तोष्मा हो या मेद की अग्नि हो उसको हम मेदाग्नि बोलेंगे। अर्थात कि जो मूल अग्नि है, अब जानते हैं कि बायोकेमिकल चेंजिंग जो होती है वो बायोकेमिकल चेंजिंग हमारा सिर्फ अग्नि के द्वारा ही, मोस्टली अच्छा खासा अग्नि के द्वारा ही हमारा होता है, जो अब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होगी, चेंजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। देखिए कि जो आग्नेय द्रव्य के समय मुख्यतः आग्नेय का द्रव्य का हमारा अग्नि का स्थान है, वो आग्नेय द्रव्य हमारा यकृत और अग्न्याशय में उपस्थित होता है। अग्न्याशय के बारे में लोग बोलते हैं कि अग्न्याशय को ही हम कह सकते हैं पैंक्रियाज, बट थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कशन में विचार कर रहे थे
कि अग्न्याशय को पेनक्रियाज करना उतना उचित नहीं होगा, मतलब अग्नि का जो आशय हो। अग्नि का आशय आप देखिए कि अग्नि का आशय, और आशय का मतलब स्थान होता है जहां पे अग्नि हो। तो गृहिणी में ही अग्नि का मूल स्थान कहा गया है, जहां दक्षाग्नि, गृहिणी, समान वायु और पाचक पित्त, ये चारों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहीं पे ही अग्नि का आशय होना चाहिए। ठीक है, अब जब वहां से पाचन का प्रक्रिया शुरू हुआ आपका, और उस पाचन प्रक्रिया के पश्चात अंदरस और रस और रक्त के साथ में जो अंदरस था हमारा, पूरे शरीर में भ्रमण करना शुरू करता है। और जहां पे जिस अग्नि या पोषण की आवश्यकता होता है, वो वहां से लेकर के अब अस्थिगत स्नेह की जो हमें आवश्यकता, अच्छी आवश्यकता की स्नेह पार्ट हमारा इसमें बोन मैरो में भरा जाए, वो हमारा स्नेह अग्नियों के सानिध्य से सीधे हमारा पहुंचता है बोन्स में। ठीक है, और अब उसका नाम, जो पहले आपका नाम मतलब हमारा एक चीज निकला लेकिन स्थान बदला, तो उसका नाम बदलता गया। जैसे पहले रसाग्नि था, बाद में रक्ताग्नि हुआ, अगले मांसाग्नि हुआ, नेक्स्ट मेदाग्नि हो गया, उसके बाद अगला अस्थिन पहुंचा तो अस्ताग्नि हो गया, और अस्ताग्नि के पश्चात में हमारी आज मज्जा में पहुंची है। तो मज्जा में मज्जाग्नि को बदलने वाले बायोकेमिकल कैटलिस्ट के रूप में वहां सारे मैकेनिज्म हमारे पड़े होते हैं, और जिसके कारण में हमारा मज्जाग्नि का काम होता है कि मज्जा को हम अच्छी तरह से वहां पर पूर्ण करें। आप देखेंगे कि जो मज्जा का निर्माण, यदि मज्जाग्नि की कमी हो जाए तो पीत मज्जा एवं रक्त मज्जा का निर्माण रुक सकता है। अगर मज्जाग्नि हमारी रुक गई तो मज्जाग्नि रुकने के साथ ही हमारे येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो बनना सकता है। क्योंकि इस पे अगर अभी मॉडर्न साइंस में जो काम अभी हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि इस मज्जाग्नि के बनने में विटामिन सी और विटामिन B12 का ज्यादा रोल होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन सी, विटामिन B12 को हम मान सकते हैं। हम लोग मान तो सकते हैं समझाने के लिए, बट हम लोगों की साइंस एक अलग साइंस है, जो स्पष्ट कहते चली आ रही है कि हमारी इस तरह से है जो मैकेनिज्म, जो मज्जाग्नि का कर्म होता है। ठीक है, वो मेद के कणों की क्या क्या काम करेगा कि जो मेद का हमारा पार्टिकल्स है, जो मेद के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मज्जाग्नि में वो मेद के पार्टिकल का आकृति बदल देना, उसका रूप बदल देना, ठीक है, उसके गुण और कर्म को बदल करके अस्थि के पोरस फॉर्म में स्थापित करना ही हमारी मज्जाग्नि का काम हुआ। अब अगर मज्जाग्नि ने इस तरह से बनाया, उसको, उसका पहला बदला आकृति, दूसरा उसका रूप बदला, तीसरा उसका गुण बदला, और चौथा उसका कर्म बदला। ये सारे का सारा मटेरियल चला था, लेकिन उस मटेरियल के मैच्योरिटी के कारण में पूरा हमारा स्ट्रक्चर ही जहां से चला, और जो उस नीड्स थी मज्जाग्नि का, वहां पे अगर हमारा सही अग्नि नहीं होती है तो वहीं ही हमारी डिफॉर्मिटी शुरू होती है। कहीं पे भी अगर आप डिफॉर्मिटी देखेंगे कि कोई भी चीज, अगर डिफॉर्मिटी या रोग कब होता है, आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नौ। अगर मंदाग्नि होगी, मंदाग्नि के आपके तीनों भेद में हो, धात्वाग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, चाहे दशाग्नि मंद हो, तो वहां पे आप अगर मंद हुआ तो उनके गुण कर्म बदलते हैं। लेकिन रोगा सर्वे मंदाग्नि से पहले आप देखेंगे कि 4 महत्वपूर्ण पार्ट, कभी भी रोग का उत्पन्न अगर देखिए कि हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट जो इसका है, कि क्या इसका अग्नि का अगर डिफॉर्मिटी होगी तो हमारे क्या क्या अप्लाइड एस्पेक्ट वहां पे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले 4 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है दोष। दोष का मतलब हुआ समवायीकरण। आप पहले समवायीकरण के बारे में पढ़े होंगे कि ये रहेगा, रोग है तो दोष का पक्का वहां रहना अनिवार्य है। एक है तो दूसरे के बिना संभव नहीं हो सकता। तो पहला दोष हुआ कि कुछ दूषित करेगा, वो कम या अधिक करके बिगाड़ेगा। दूसरा, दूषित होगा कौन? दूसरे सेकंड पार्ट रहेगा जो आप पढ़ रहे हो, धातु, उपधातु और मल। यही इन्हीं का एक रूप बिगड़ करके बिगाड़ने का सेकंड पार्ट आपका दूषित हुआ। और तीसरा स्रोतस, कहाँ बिगड़ेंगे? जो आपके स्रोतस हुए, चैनल्स, वो वहां के अग्नि बिगड़ती है। और चौथा आपकी अग्नि। मतलब 4 फैक्टर होते हैं। जब ये हमारी मैकेनिज्म सही नहीं होगी, ये मैकेनिज्म जो प्रक्रिया मैंने बताया कि आपकी सारी अग्नियां सही होंगी, तभी आपका आहार समुचित स्थान में पहुंच के मेटाबोलाइट होगा, और मेटाबोलाइट होने के पश्चात में वो अपने अपने अच्छे कार्य को करेगा। अब अगर यहाँ पे मज्जाग्नि हमारा अच्छा कार्य फाइनल स्टेज में आके करता है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। जो आपका मज्जा, अब पहले हमने बताया आपको कि मज्जाग्नि की क्रिया और वायु की उपस्थिति में हमारी स्थूल भाग
आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी हमारा धातु बनता है तो 3 पार्ट होता है। पहला आपका स्थूल भाग हुआ, दूसरा सूक्ष्म भाग हुआ और तीसरा मल भाग हुआ। तो स्थूल भाग से उस धातु का निर्माण होता है। जो धातु हम पढ़ रहे हैं स्थूल भाग से उस धातु का निर्माण होता है और उपधातु का निर्माण होता है। सूक्ष्म भाग से अगले धातु का निर्माण होता है। आपको पहले भी मैंने पूरे लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर धातु का हमारी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है कि उस अग्नि के रिएक्शन से हमारा जो धातु बनेगा, एक तो स्थूल भाग हुआ, दूसरा सूक्ष्म भाग हुआ और तीसरा मल भाग हुआ। तो स्थूल भाग से धातु जो बनना होता है, जिसका अग्नि होती है, वो धातु बनता है। दूसरा उपधातु बनती है, क्योंकि उपधातु पहले की बनती थी, बाद के धातु में उपधातु बनाने की क्षमताएं नहीं रह गई हैं। उपधातु आपके रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृजा कंडराशिरा मांसात बसा त्वचा खर्च मेधा से स्थायु संभव। अर्थात मेध धातु तक की उपधातु बनी, उसके बाद उपधातु का नाम नहीं है। तो यहाँ स्थूल धातु से मज्जा धातु का निर्माण होगा और सूक्ष्म धातु से अगली आपकी जो नेक्स्ट धातु हमारी है, वो सूक्ष्म धातु में उसके हमारे एक इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स होती है वो हमारी सुख धातु का निर्माण करेगी। और मल के रूप में आपके आंख, पुरीस एवं त्वचा का स्नेह भाग, ये आंख, पुरीस और त्वचा का जो स्नेह, जो ऑयली मटेरियल्स होता है, ये निकलता है आंख से हमारा, वो इसका हमारा मज्जा का मल है। अर्थात मज्जा का जो मूल धातु बन गया हमारा मज्जा धातु बन गया, सूक्ष्म भाग से हमारी शुक्र धातु का निर्माण हो गया और मल भाग से हमारी आंख, पुरीस, ठीक है, और स्किन की जो ऑयली, जितना भी ऑयली मटेरियल्स हमारे बॉडी के पार्ट्स के होते हैं इन तीनों के, वो हमारा बनता है मल पार्ट से। ठीक है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको हर वक्त जो क्वेश्चंस उठेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा कि भाई मज्जा का मल कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सूक्ष्म भाग से मज्जा के क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि आपका जो इसका पहले आपका आग्नेय द्रव्य जो है, आग्नेय द्रव्य कौन सा हम उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट अगला जो आपका वो है आपका प्रमाण कितना होता है। प्रमाण के बारे में भी मैंने पहले ही लेक्चर, मतलब पूर्व के लेक्चरों में एक सीरीज बना दिया था, जिसमें कि आपके 10 अंजलि से लेकर के 1 अंजलि तक इसका प्रमाण है एका मज्जाया, अर्थात 1 अंजलि प्रमाण। 1 अंजलि प्रमाण इसका मज्जा का होता है। 1 अंजलि मज्जा का प्रमाण होता है। अगर एक्टिव मज्जा का शरीर के भार में देखा जाए तो 3.5 से 6% हो सकती है। 3.5 से 6% आपका एक्टिव मज्जा का पार्ट हमारे बॉडी में मिलता है। जन्म के समय ही 70 ml तक अमाउंट होती है, परंतु जब युवावस्था होता है तो 4000 ml तक इसकी हमारी मात्रा होती है, जो एक्टिव मज्जा हमारी है। मतलब पैदा के समय आपका 70 ml हुआ और युवावस्था में इसकी मात्रा हमारी 4000 ml तक होती है। इसके पश्चात आपका नेक्स्ट आता है कि जो आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपका पंच भौतिक संगठन इसका है। ठीक है, तो पंच भौतिक संगठन में आप एक तो अंजलि प्रमाण, हमें लगता है कि हर साल एक अंजलि प्रमाण पूछेगा। एक जो आपका यहाँ से लेकर पीजी तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीजी में सिलेक्शन हमारा मूल ध्येय होता है, तो अगर हम अभी से ही उसके बारे में विचार करते रहते हैं तो बाद में हमें क्वेश्चन करने में, फाइनल के बाद में हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो आप अगर देखेंगे कि मज्जा का पंच भौतिक संगठन में, तो मज्जा आप्यम, अक्सर ये सब जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे सुश्रुत सूत्र 15 का 8वां और चरक चिकित्सा 15वां अध्याय, दोनों में ही इनके बारे में कुछ अच्छी स्पेसिफिक जानकारियां दी गई हैं। ये जो आपका मज्जा आप्यम, अर्थात मज्जा का जल महाभूत प्रधान होता है। सारे स्थानों में प्रधानता समस्त महाभूतों की होती है, परंतु प्रधान कौन सा होगा ये उस पर डिपेंड करता है कि जो उसका प्रधानता कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी जल महाभूत की स्पेसिफिक प्रधानता होती है, क्योंकि स्नेह पार्ट है। आप देख रहे हैं कि स्नेह पार्ट, स्नेह का मतलब है कि जलीय महाभूत होना चाहिए। यदि जलीय महाभूत है तभी आपका ऑयली नेचर उसका होगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि आचार्यों ने जो प्रमाण बताई है, आप देख रहे होंगे कि प्रमाण का भी मैंने पीछे लेक्चर में सारा हमने प्रमाणों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप देखेंगे कि जो द्रव धातु, द्रव पार्ट जो बॉडी के हैं, उन्हीं का प्रमाण बताया गया है। अर्थात
हमारे यहाँ लिक्विडिटी का मापने का मेजरमेंट उस समय था। आप देख रहे हैं कि मांस और अस्थि का कोई भी प्रमाण नहीं बताया गया कि कितना अंजलि प्रमाण में है। मतलब मेजरमेंट सेकेंड सेंचुरी बीसी में भी हमारे पास ये पूरा मेजरमेंट की मैकेनिज्म थी कि हम कितना अमाउंट है। अब उस अमाउंट को हम डिफाइन करना और हमें समझना और आज साइंटिफिक पैरामीटर पे स्थापित करना शायद हम सभी का मिलकर दायित्व है। अब अगला जो महत्वपूर्ण हमारा नेक्स्ट अगला आपका आता है कि आखिरकार मज्जा धातु के कार्य क्या होंगे। आपने देखा बनने की प्रक्रिया नाम क्या था, फिर स्वरूप क्या था, फिर आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बाद में आपका जो बनाने का प्रक्रिया है वो बनाने की प्रक्रिया किस तरह से रही। प्रक्रिया बनाने के पश्चात में आपने देखा कि इनकी अग्नि का मतलब क्या हुआ, इनके अग्नि का अग्नि के मतलब के पश्चात आपका अंजलि प्रमाण कितना हुआ। अंजलि प्रमाण के पश्चात में फिर आपने देखा कि पंचभौतिक संगठन। अच्छा, जब पंचभौतिक संगठन हो गया तो कोई ना कोई बॉडी में काम होगा तभी तो शरीर की इतनी महत्वपूर्ण हमारा रोल दिया जा रहा है उस पर। अभी जो इसके कर्म में देखिए कि अगर हमारा कर्म इसी पे भी हमारा बहुत ज्यादा एक पेपर में न्यूज भी काफी आई थी कि रक्त का निर्माण जब हमने लिखा था, काफी लोगों ने कंप्लेन किया था, पूरे देश के लोगों ने हमारा एक साथ सहयोग किया कि नहीं शास्त्र पक्ष से और साइंटिफिकली कुछ हद तक ये ठीक रहा है। क्योंकि मज्जा के बारे में देखिए अभी बहुत कहीं पे भी नहीं स्पष्ट किया गया कर्म में कि रक्त निर्माण मज्जा के द्वारा होता है। उन्होंने सरक में कहा तो सरक मेद के द्वारा हो सकता है कि रक्त धातु के जो मटेरियल हमारे आए बोन्स में, ये सरक मेद उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके मैच्योरेशन करता होगा। इसलिए मैच्योरेशन जो कर रहा है तो कोई उसका कर नहीं हुआ, वो तो मैच्योरिटी कर रहा है। मैच्योरिटी कर रहा है तो वो किसके अंदर में आएगा कि बल प्रदान कर रहा होगा। तो आप अगर मज्जा के काम में देखेंगे तो मज्जा प्रीति स्नेहम बलम शुक्रम पुष्टि पूर्णम अस्थानम च करोति, ये आपके स्पेसिफिक फंक्शन हमारे सोशल सूत्र का दिया गया कि मज्जा का जो काम है प्रीति, प्रीति मतलब जिसके अंदर अच्छा खासा प्यार और प्रसन्नता, ठीक है। दूसरा स्नेह मतलब स्नेहता, ऑयलिंग नेचर, पूरा उसका बॉडी मटेरियल जो जहां पे ऑयली होना चाहिए वो ऑयली आपका दिख रहा हो तो मज्जा तुम्हारी पुष्ट है। तीसरा आपका बल, कि कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ और बल है। एंड लास्ट आपकी शुक्र की पुष्टि और अस्थियों का पूर्ण करना, अर्थात शुक्र धातु को पोषण प्रदान करना। अभी धातु अभी शायद कोई रिसर्च का एक डेटा दे रहा था कि कोई अभी बोन मैरो के पार्टिकल में सीमेंट के स्ट्रक्चर देखा गया वहां, तो अभी काफी बीच में रास्ता आ रहा था कि देखिए जो हमारे यहाँ कहा गया है कि बोन मैरो से शुक्र धातु की निर्माण होती है, तो मानता नहीं था। भी जिस 4-5 साल पहले एक घटनाएं देखी जा रही थी कि इसमें जो बोन मैरो के हमारे स्ट्रक्चर निकाला गया और सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर उसमें मटेरियल दिखे, तो लोगों ने उस बात को पुष्ट करा कि नहीं, ये हमारी जो साइंस बता रही है, कहीं ना कहीं हमारी साइंस का स्थान तो है जिसको हम भी भूल नहीं पा रहे हैं। और अस्थियों का पूर्ण करना, अर्थात अस्थि में जो आपका भरना मटेरियल्स, अस्थियों का भरा होना मटेरियल की पूरा पूरा आपका जो आपका हॉलो पार्टिकल अंदर का है उसका पूर्ण करना। देखिए आपके प्रसन्नता हुआ, स्निग्धता हुआ, बल स्ट्रेंथ हुआ, शुक्र की पुष्टि, सीमेंट धातु का प्रोटेक्शन देना हुआ, एंड बोन का हॉलो स्ट्रक्चर को फिल करना, ये हमारे इतने काम हुआ। और जो उत्तर धातु का शुक्र निर्माण में सहायक आपका आगे पार्ट बढ़ता है, लगभग 95% मटेरियल हमारा सीमेंट का जाता है, वो हमारा स्नेह पार्ट यहीं से निकल के जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। चरक में स्नेह अध्याय, अगर आप 13वां अध्याय लिखेंगे तो चरक में स्नेह अध्याय का एक दिया गया है कि हम कैसे बॉडी को हेलो सर। हेलो हाँ सर आपकी आवाज बीच में बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं हमने कहा कि मज्जा धातु के कर्म, सुना? हाँ। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आई बात पूरी? हेलो यस सर। जी आप सर कर्म वाला फिर से बता दीजिए। हाँ, मज्जा प्रीति स्नेहम बलम शुक्रम पुष्टि पूर्णम अस्थानाम च करोति, अर्थात प्रीति, प्रीति का मतलब प्यार और प्रसन्नता, करेक्ट।
ये दोनों कर्म आपके आएंगे मज्जा धातु में। दूसरा स्निग्धता, पूरा आयलिंग नेचर, आयलिंग करना आपके बॉडी मटेरियल्स का, और बल प्रदान करना, बल स्ट्रेंथ देना, शुक्र की सीमेन को न्यूट्रिशन देना। ठीक है, सीमेन को न्यूट्रिशन देना, सीमेन को न्यूट्रिशन देना। और लास्ट में अस्थियों में फिलिंग करना, पूरा आपके मेद वाले फैटी मटेरियल्स का पूर्ण करना, भरना, ये हमारा अस्थि धातु का काम है। और जो उत्तर धातु की हमारी शुक्र निर्माण में सहायक मटेरियल है, उसका 95% स्नेह भाग यहीं से निकल के जाता है। हेलो, ठीक है। तो मज्जा का सेवन करने से चरक के 13वें अध्याय में स्नेह भाग में दिया गया है कि मज्जा के सेवन करने से शरीर में बल मिलेगा। ठीक है, शुक्र धातु की वृद्धि होगी, कफ की वृद्धि होगी, और फैट की वृद्धि होगी अगर स्नेह लेने के लिए कहा गया है। साथ में मज्जा की वृद्धि होती है। 4 आपके, अगर हम आयलिंग, सीधे स्नेह पीने का अधिकार दिया गया है कि कितना कितना हम स्नेह पिलाएं बॉडी में, कि उस बॉडी मटेरियल को, अच्छा जब हम स्नेह देंगे आदमी को तो उस स्नेह से फायदा क्या क्या होगा? एक तो बल आपको मिलेगा, सीमेन की आपकी न्यूट्रिशन मिलेगा, कफ बढ़ेगा, और मेद धातु था मज्जा की वृद्धि होगी। स्पेशली जो अस्थियों को बल तथा शरीर को स्निग्धता करने के लिए इसका उपयोग होता है। जब हमें कभी बॉडी में आयलिंग करना हो और बोन को स्ट्रांग करना हो, तब हम इसको उपयोग करते हैं। जब बोन्स को मजबूत करना हो, ठीक है। अभी हम लोग एक चिकित्सा में अक्सर चिकित्सा में हम लोग देते हैं कि अगर पेशेंट को बोनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग आयल पिलाते हैं, उसको ऑयलिंग पिलाते हैं, और उस ऑयलिंग का काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर लास्ट में हम देखें इसका कि एक चिकित्सा पार्ट में, अप्लाइड एस्पेक्ट में, अगर हमें कोई मज्जा की खराबी आ रही है, मज्जा में अगर प्रॉब्लम आ रहा है मज्जा धातु में मेरे, तो मधुर एवं तिक्त वर्ग की औषधियों से मज्जा एवं शुक्र धातु का दोनों का वर्धन होता है। अगर मधुर एवं तिक्त वर्ग की जो औषधियां हैं, इसे मज्जा और शुक्र धातु का वर्धन होता है। यही उपयोग हम किए जाते हैं। इतना ही हमें लगता है आज का क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, हेलो जी सर। हाँ, आज के क्लास में इतना ही करते हैं। आपके इतना ही कि जितना तैयार हो उतना ही क्लास ठीक है। ठीक है यस सर। सर सर ऑयल से